हेलो भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज लाया हूँ आपके लिए क्लास फिफ्थ जो कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। कल तक हमने 4 क्लास में फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करा था। वहाँ हमारा प्रोडक्ट ग्लूकोज बन गया था। अब हम उस ग्लूकोज से रेस्पिरेशन की प्रोसेस को देखेंगे कि प्लांट कैसे रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन, व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन का मतलब है एटीपी सिंथेसिस बाय ब्रेकडाउन ऑफ फूड। फूड का मतलब है जो हमारा यहाँ ग्लूकोज बना था, उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। कहाँ होगा? सेल के अंदर होगा। इन द सेल ग्लूकोज जो है वो ब्रेक होगा और ब्रेक होकर वहाँ एनर्जी बनेगी, एटीपीज बनेगी। तो इस एनर्जी को बनाना, इस एटीपी को बनाना, इस ग्लूकोज या फूड को तोड़कर, यही रेस्पिरेशन है। एटीपी क्या होती है? एटीपी इज ए एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी जो है क्या है? एनर्जी करेंसी है। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल एटीपी होती है। तो उस एटीपी का फॉर्मेशन बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज और फूड मटेरियल, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो इस रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, इसके अब फीचर्स क्या क्या है ये हम एक बार देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस प्रोसेस इज मल्टी स्टेप। मल्टी स्टेप प्रोसेस है, कई सारी स्टेप में कंप्लीट होती है। जैसे फर्स्ट स्टेप इसकी आती है ग्लाइकोलाइसिस, फिर आती है लिंक रिएक्शन, फिर आता है क्रेब साइकिल, और फिर लास्ट में ईटीएस या ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो भी जिसमें हम एसएलपी से जो एटीपी बनेंगे वो करेंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस, रिंग रिएक्शन, क्रेब साइकिल, इन तरीके से कई सारी स्टेप्स में ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। ठीक है। इसके अलावा दिस इज एम्फीबोलिक प्रोसेस। एम्फीबोलिक का मतलब है कि एनाबोलिक प्रोसेस भी होगी और केटाबोलिक भी होगी। एनाबोलिक और केटाबोलिक दोनों प्रोसेस इसके अंदर होती है। मींस एनाबोलिक का मतलब होता है कि कुछ सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा और कुछ सब्सटेंस जो है वो टूटेंगे। ठीक है, तो टूटने को केटाबोलिक कहते हैं, बनने को एनाबोलिक कहते हैं। तो दिस इज रेस्पिरेशन इज एम्फीबोलिक प्रोसेस बिकॉज इट हैव एनाबोलिक एंड केटाबोलिक बोथ ऑफ रिएक्शन। अगला आता है दिट इज एक्सर्गोनिक प्रोसेस। एक एंडरगोनिक होता है, एक एक्सर्गोनिक होता है। एंडरगोनिक का मतलब होता है जिसमें एनर्जी लगती है, जो एनर्जी को कंज्यूम करता है, जबकि दिस इज रेस्पिरेशन इज एक्सर्गोनिक प्रोसेस। एक्सर्गोनिक का मीन्स है कि यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है तो वो प्रोसेस एक्सर्गोनिक कहलाता है। तो रेस्पिरेशन के अंदर एटीपी फॉर्मेशन होता है, मीन्स एनर्जी रिलीज होती है, तो इसलिए ये एक्सर्गोनिक प्रोसेस है। अगला है डाउनहिल प्रोसेस है। एक अपहिल होता है, एक डाउनहिल होता है। हिल मतलब, इसका मतलब समझो। हिल मतलब होता है कोई भी पहाड़, ठीक है, माउंटेन। तो किसी चीज को अपहिल करने में ज्यादा एनर्जी लगती है, किसी चीज को डाउनहिल करने में कम एनर्जी लगती है। तो ये डाउनहिल प्रोसेस है क्योंकि यहाँ एनर्जी फॉर्मेशन होता है। जबकि जो हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, वो फोटोसिंथेसिस वो जो है एक अपहिल प्रोसेस था, क्योंकि वहाँ एनर्जी कंज्यूम होती है। तो वो एक अपहिल प्रोसेस था। आगे देखो, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है, अब उस कितने टाइप के होते हैं। अब ये अलग अलग बेसिस पे होते हैं रेस्पिरेशन जो है। पहला बेसिस जो हम पढ़ते हैं दैट इज टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, कि किस सब्सटेंस का, किस पदार्थ का, किस मॉलिक्यूल का रेस्पिरेशन हो रहा है। उस आधार पर दो टाइप के रेस्पिरेशन पाए जाते हैं। वन इज फ्लोटिंग रेस्पिरेशन एंड अनदर इज प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। अब फ्लोटिंग रेस्पिरेशन क्या होता है? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन का मतलब है कि जब
साइटोप्लाज्म के ऐसे मॉलिक्यूल जो फ्लोट कर रहे हैं उनका रेस्पिरेशन होगा तो इसको हम फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहेगा। मींस कार्बोहाइड्रेट और फेट्स का इनका जब ऑक्सीडेशन होता है या रेस्पिरेशन होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहते हैं, बिकॉज ये फ्लोटिंग अवस्था में होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर। ठीक है। अनदर वन टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस इज प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन जो होता है ये प्रोटीन का रेस्पिरेशन होता है, इसमें प्रोटीन ऑक्सीडाइज होती है। ठीक है, प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। अच्छा, प्रोटीन का होता है तो हमने इसको प्रोटोप्लाज्मिक क्यों कहा, क्योंकि प्रोटीन जो है ये प्रोटोप्लाज्म का मेन कंपोनेंट होता है। प्रोटीन प्रोटोप्लाज्म का मेन कंपोनेंट होता है, प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो उसका मेन कंपोनेंट ये होता है, दैट इज व्हाई इट इज प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। और ये जो रेस्पिरेशन है यहाँ लिखा है स्टार्व सेल, मतलब जब कोशिकाएं या सेल भूखी मरती है या फिर उन्हें बाहर से कोई ग्लूकोज वगैरह नहीं मिलता जिसका वो रेस्पिरेशन कर पाए, तब जाकर प्रोटीन का रेस्पिरेशन होता है। जनरली प्रोटीन का रेस्पिरेशन नहीं होता है, ये स्टार्व सेल में होता है। मतलब अगर कोई सेल भूखी है तो उस भूखी सेल के अंदर ये प्रोटीन का रेस्पिरेशन होगा और इसको हम प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो है वो प्रोटोप्लाज्म का मेन कंपोनेंट है। लगभग 10 to 15% प्रोटीन पाया जाता है प्रोटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, और यही सबसे ज्यादा होता है। तो ये जो रेस्पिरेशन के टाइप थे ये रेस्पिरेटरी सब्सटेंस के आधार पर थे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस या सबस्ट्रेट। अब जो दूसरा रेस्पिरेशन का टाइप है वो है एब्सेंस के, प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर, किसकी, O2 की, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ O2। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ O2 रेस्पिरेशन इज टू टाइप, one is anaerobic respiration and another one is anaerobic respiration. One is aerobic respiration and another one is anaerobic respiration. anaerobic respiration को हम fermentation भी कहते हैं। एरोबिक का मतलब है कि यहाँ ऑक्सीजन यूज में आएगी और यहाँ ऑक्सीजन का कोई काम नहीं रहेगा, तो ये बिना ऑक्सीजन की बिना ही अपना रेस्पिरेशन कंप्लीट कर लेते हैं और इनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जो ऑक्सीजन के बिना अपना रेस्पिरेशन कंप्लीट करते हैं उसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। फर्मेंटेशन मीन्स हिंदी में किण्वन कहते हैं, मतलब किसी चीज को सड़ाना। तो वो फर्मेंटेशन विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। अब इनमें क्या डिफरेंस है एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन में, वो हम एक बार देखते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही डिफरेंस है कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, मतलब ऑक्सीजन इसके लिए जरूरी है, और ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, ऑक्सीजन जरूरी नहीं है। विदाउट ऑक्सीजन के एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, मींस ग्लूकोज टूट के CO2 और H2O बना देगा। कंप्लीट रेस्पिरेशन होगा किसका, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है एरोबिक में, जबकि यही ग्लूकोज जब कंप्लीटली नहीं टूटता है किसमें, एनएरोबिक में। तो कंप्लीटली नहीं टूटेगा तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, ये एल्कोहल जैसे बिग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ माइक्रो मॉलिक्यूल्स या छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो कंप्लीटली टूटने से बनते हैं, और यहाँ थोड़े बिग मॉलिक्यूल या मैक्रो मॉलिक्यूल बनते हैं जैसे एल्कोहल हो गया, और ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में बनते हैं। तो यही है इनएरोबिक रेस्पिरेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस। और ये भी यही कह रहा है इन एनारोबिक रेस्पिरेशन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज अनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, क्योंकि यहाँ ग्लूकोज इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज होके एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है और यहाँ एरोबिक में CO2 और H2O का करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है, एंड प्रोडक्ट आर CO2 एंड H2O, ये हमने देख लिया। और इसमें इथाइल एल्कोहल और लैक्टिक एसिड बनते हैं और CO2 बनती है। एल्कोहल भी बन सकता है, लैक्टिक एसिड भी बन सकता है और CO2 भी बनती है। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन था। आगे देखो कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, लगभग 38 ATP या कई बार 36 ATP, ये हम देखेंगे 36 होते हैं कि 38 होते हैं।
और ये कम हमें एनर्जी देता है, ये हमें ग्लूकोज से केवल 2 ही एटीपी देता है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की जो क्वांटिटी है वो एरोबिक में ज़्यादा है, एनएरोबिक में कम है। एरोबिक रेस्पिरेशन, प्लांट भी एरोबिक करते हैं, एनिमल्स भी एरोबिक करते हैं, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है जैसे बैक्टीरिया है और कई बार ह्यूमन मसल्स भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन करती है और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। ह्यूमन मसल्स, हमारी जो मसल्स होती है वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करती है और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। इसी लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण हमें फैटिग होता है, थकान होती है। हमें जो थकान होती है, हम अगर कोई ज़्यादा काम कर लेते हैं तो हमें थकान क्यों होती है? क्योंकि हमारी मसल्स के अंदर धीरे धीरे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है और लैक्टिक एसिड फॉर्म होने लगता है। जब लैक्टिक एसिड मसल के अंदर स्टोर होने लगेगा तो हमें फैटिग होगा, थकान होगी, हमारा जो रिलेटेड मसल है वो दर्द करने लगेगी। तो हमारे जो थकान मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में जो थकान होती है वो इस लैक्टिक एसिड के कारण ही होती है। अगली यहाँ जो है रिएक्शन दे रखी है, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज को ऑक्सीजन दी बिकॉज इट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, तो ये CO2 और H2O में टूट गया, प्लस 686 किलो कैलोरी इसने रिलीज कर दी। तो ये ग्लूकोज, अब ये जो यहाँ एरो लगा है, ये वाला एरो, ये एरो यहाँ 3 रिएक्शन को दिखा रहा है। वन इज ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड वन इज लिंक रिएक्शन एंड थर्ड वन इज क्रेब्स साइकिल। इन तीनों चारों, और एक ETS होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इन तीनों चारों प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद यहाँ 686 किलो कैलोरी एक ग्लूकोज से हमें मिल जाती है, जबकि यहाँ हमने पढ़ा है कि कम एनर्जी मिलती है। ये देखो ग्लूकोज है, ये टूटा, ये अल्कोहल बन गया, ये CO2 बन गई और यहाँ केवल 56 किलो कैलोरी मिली। तो कंपेरेटिवली एरोबिक रेस्पिरेशन हमें ज़्यादा एनर्जी देता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में के अलावा। अगला देखो, अब एरोबिक रेस्पिरेशन की हम प्रोसेस देखते हैं कि कौन कौन सी प्रोसेस एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि रेस्पिरेशन जो होता है दैट इज मल्टी स्टेप्ड प्रोसेस है। अगर मल्टी स्टेप प्रोसेस है तो कौन कौन सी मल्टी स्टेप इसमें यूज होती है, तो हम यहाँ देखते हैं। देखो, पहली ग्लाइकोलाइसिस है, सेकंड वन इज लिंक रिएक्शन है, थर्ड वन इज क्रेब्स साइकिल है एंड फोर्थ वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। जो ग्लाइकोलाइसिस होता है इसमें ग्लूकोज जो है उसको तोड़ा जाता है, किसमें? पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड में ग्लूकोज टूटता है और जो लिंक रिएक्शन है उसमें फॉर्मेशन होता है इस पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A। फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम है, सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब साइकिल, इसके अलग अलग नाम है, उसमें जाता है और वहां से एटीपी का फॉर्मेशन होता है और NADPH2 एंड FADH2 का फॉर्मेशन होता है और फिर वहां से FADH2 और NADH2 से हमें एटीपी, वापस एटीपी मिलते हैं और इस तरीके से एटीपी फाइनली हमें एनर्जी मिलती है या प्लांट को एनर्जी मिलती है। तो किसी भी रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन की 4 प्रोसेस होती है। फर्स्ट वन इज ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड वन लिंक रिएक्शन, थर्ड वन क्रेब साइकिल एंड फोर्थ वन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब हम एक एक करके इन प्रोसेस को समझते हैं कि इन प्रोसेस के अंदर एक्चुअली में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस। फर्स्ट प्रोसेस है हमारी ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, पहले वर्ड का मतलब समझो। ये एक्चुअली ग्रीक वर्ड है, इट इज ए ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड ये दो शब्दों से मिलकर, दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वन इज ग्लाइकोज एंड सेकंड वन इज लाइसिस। लाइसिस का मतलब तो ऑलवेज स्प्लिटिंग होता है, टूटना होता है किसी चीज का। तो किसी चीज का टूटना लाइसिस कहलाता है। और ग्लाइकोज का मतलब यहाँ शुगर है, तो शुगर का टूटना ही ग्लाइकोलाइसिस है। और शुगर कौन सी हमारी? यहाँ ग्लूकोज है। तो जो ग्लूकोज बनी है वो ग्लूकोज टूटेगी और वो वही प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। ठीक है, ये ग्लूकोज जो है 6 कार्बन की होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला C6H12O6 है। तो 6 कार्बन का ग्लूकोज इस प्रोसेस के अंदर 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनाता है और ये 3 कार्बन का होता है। ठीक है, इस ग्लाइकोलाइसिस को हम दूसरा EMP पाथवे भी कहते हैं, बिकॉज एमडेन, मैरोफ एंड पार्नेस ने इसकी डिस्कवरी की थी। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड
EMP pathway. Glycolysis is also called EMP pathway. अब ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? देखो, सब चीजों की, सब रिएक्शन की होने की अलग अलग जगह होती है सेल के अंदर। कुछ साइटोप्लाज्म में होती है, कुछ क्लोरोफिल में, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में होती है, कुछ थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में होती है, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो जितनी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है प्लांट की, वो सब अलग अलग जगह पर होती है। तो ये ग्लाइकोलाइसिस जो है, ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलाइसिस सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, जिसमें सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट रहते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। इस ग्लाइकोलाइसिस की कॉमन बात यह है कि एरोबिक और एनाएरोबिक दोनों रेस्पिरेशन में पाया जाता है, इसलिए ये कॉमन पाथ कहलाता है। कॉमन पाथ है, ये दोनों में होगा, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो। जिस रेस्पिरेशन में O2 प्रेजेंस हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों में होता है। ठीक है, यहाँ O2 का कोई रोल नहीं होता। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसा मैंने बताया कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है। तो यहाँ 6 कार्बन वाला ग्लूकोज टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में टूटता है, और पायरुविक एसिड का एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन का होता है। तो 2 मॉलिक्यूल 6 कार्बन के हो गए। ठीक है, ये ग्लाइकोलाइसिस जो है मल्टी स्टेप प्रोसेस है, ये भी 10 स्टेप में कंप्लीट होती है। 10 स्टेप में कंप्लीट होती है, जिसमें से फर्स्ट, थर्ड और 10th जो प्रोसेस है दैट इज इरिवर्सिबल। मतलब वो बाकी जो बची हुई है 2, 4, 5, 6, 6 से लेकर 9 तक, ये सारी प्रोसेस जो है इरिवर्सिबल होती है, सॉरी, दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। तो 2, 4, 5, 6 से 9 जो है रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, और बाकी 1, 3 और 10 इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। अब इसका एक्सपेंडिचर और आउटपुट देखने से पहले हमें इस प्रोसेस को समझना होगा कि इस प्रोसेस में एक्चुअली में होता क्या है। ये देखो, ग्लाइकोलाइसिस, ये पूरी ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन है। पहले फर्स्ट एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का होगा, हेक्सोकाइनेज, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, और यहाँ एक एटीपी का योगदान हो जाएगा, या एक एटीपी हमारा खर्च हो जाएगा। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, तो एक एटीपी खत्म हो जाएगा, और हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में होगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, और ये फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज की वजह से बनता है, दैट इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनता है, और यहाँ भी एक एटीपी का यूज में आ जाता है, एक एटीपी खर्च हो जाता है। तो ये याद रखना है हमें, कहाँ एटीपी खर्च हो रहे हैं और कहाँ एटीपी बन रहे हैं। तो यहाँ अब तक हमने ग्लूकोज से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनाने में 2 एटीपीज को खर्च कर दिया, और ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनता है। तो ग्लूकोज से हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फोस्फोग्लूकोआइसोमरेज की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, फ्रक्टोज 6 से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बना, और यहाँ 2 एटीपी, एक एटीपी ऊपर और एक यहाँ पर 2 एटीपी का खर्च हो गया। अब एक एंजाइम एल्डोलेज होता है, ये एंजाइम्स के नाम है सब, जिसके पीछे ये एज एज लगा है, ये सफिक्स होता है किसका, एंजाइम का। तो एल्डोलेज जो होता है, इस फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को 2 मॉलिक्यूल में चेंज कर देता है, दैट इज ग्लिसएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यहाँ पीजीएल भी बोलते हैं, पीजीएल में भी चेंज कर देता है ये। और अनादर वन है डीएचएपी, पीजीएल और डीएचएपी में ये इसको चेंज कर देता है। हमारी इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन कौन सी थी, 1, 3, 3 थी और 10 थी। इसके अलावा जो भी प्रोसेस होगी वो रिवर्सिबल होगी। ये देखो, ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब इस डीएचएपी को छोड़ो, एक बार डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को छोड़ो, ये जो पीजीएल या फिर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये आइसोमरेज की प्रेजेंस में 2 प्लस का फॉर्मेशन करते हुए ये एक एनर्जी बनी, यहाँ 2 का फॉर्मेशन करते हुए 1,3 बाई या 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है, 1,3 डाई पीजीए बोल सकते हैं हम इसको स्मॉल में, 1,3 डाई पीजीए बनता है। फिर यहाँ से 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है फोस्फोग्लिसरोकाइनेज की प्रेजेंस में, और 3 पीजीए बनता है। 3 पीजीए के बाद
फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज की प्रेजेंस में 2 पीजीए बनता है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, और 2 पीजीए से फिर H2O निकल जाता है और इनोलेज काम में आता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। इनोलेज के काम में आने से यहाँ फोस्फो इनोल पायरुवेट बनता है, पीईपी बनता है, फोस्फोइनोल पायरुवेट। और फोस्फोइनोल पायरुवेट से 2 एटीपी का फॉर्म होके पायरुवेट काइनेज की प्रेजेंस में पायरुवेट बनता है। तो दैट इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल एंड इसके दो मॉलिक्यूल बनते हैं। इस तरीके से एक ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। तो ग्लूकोज से क्या हुआ, ग्लूकोज से पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, यहाँ एटीपी खर्च हुआ, ग्लूकोज 6 से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, फ्रक्टोज 6 से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बना, यहाँ एक एटीपी खर्च हुआ, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से एल्डोलेज की प्रेजेंस में ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना, G3P, पीजीएल भी बोलते हैं, और इसको डीएचएपी बना। तो पीजीएल जो है आइसोमरेज की प्रेजेंस में 1,3 डाईपीजीए बनाता है, 1,3 डाईपीजीए से 3 पीजीए बनता है, वहाँ 2 एटीपी फॉर्म होते हैं, 3 पीजीए से 2 पीजीए बनता है, वहाँ उसके बाद एनोलेज एंजाइम में फिर H2O निकल जाता है और 2 पीजीए से फोस्फोइनोल पायरुवेट बनता है और फिर 2 एटीपी का फॉर्म होके पायरुवेट बनता है। तो इस तरीके से ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है। इसमें 1, 3 और 10 रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल है, बाकी सब रिवर्सिबल प्रोसेस है। मींस इस एक तो यहाँ पर ये वापस नहीं बन सकता पायरुवेट से, जबकि ये वापस बन जाएंगे, फोस्फोइनोल पायरुवेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएंगे हैं, 2 फॉस्फोग्लिसरेट ग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट भी बन जाएगा। मतलब ये सब जो है रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये सब रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो हमें एक तो ये हेक्सोकाइनेज याद रखना है, एल्डोलेज याद रखना है, इनोलेज याद रखना है, आइसोमरेज याद रखना है, ठीक है। और कहाँ कहाँ एटीपी का एक्सपेंडिचर होता है, यहाँ 2 एटीपी का एक्सपेंडिचर होता है, 2 एटीपी जो है हमारे वो 2 एटीपी का एक्सपेंडिचर हुआ है, और यहाँ 2 और 2 4 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है, 4 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है और 2 NADH2 का फॉर्मेशन हुआ है। ये हमारे पास गेन हुआ है हमें, और ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस खत्म है। यहाँ पायरुवेट बन गया है, अब ये पायरुवेट जाएगा लिंक रिएक्शन के अंदर, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब देखो एक बार यहाँ एक्सपेंडिचर क्या क्या है। हमने एक ग्लूकोज लगाया था और 2 एटीपी लगाए हैं। एक ग्लूकोज देखो 2 एटीपी तो लगे हमने यहाँ पर, एक ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना तब, और एक फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बना तब। ये 2 एटीपी हमारे यहाँ पर लग गए हैं। अब यहाँ से फॉर्मेशन क्या हुआ, 2 तो पायरुविक एसिड मिले हमें, 4 एटीपी मिले 2-2 के रूप में, और 2 NADH2 मिले। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, और ये हमारा एक्चुअली ग्रोस गेन है। ग्रोस गेन होता है टोटल इनकम, लेकिन अगर उसमें से हम हमारा खर्चा माइनस कर दें तो नेट इनकम देखें तो नेट इनकम कितनी हुई, 2 पायरुविक एसिड भी हुआ लेकिन 4 एटीपी नहीं हुए, क्योंकि 2 तो यहाँ खर्च हो गए। तो अपने पास नेट इनकम जो है 2 एटीपी आए और 2 NADH2 आए। तो नेट इनकम में हमारे पास केवल 2 ही एटीपी है, बाकी ग्रोस गेन में हम देखें तो हमारे पास 4 एटीपी है। ये क्लास आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाद कल हम लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और बाकी सब प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए FCI के लिए, और देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए।